हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं रश्मि कुमारी एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेगा माइंड में। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में पढ़ा होगा कि आज हमारा टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरण संसाधन और उसके प्रबंधन। तो पर्यावरण संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन हम उन वस्तुओं को कहते हैं जो प्रकृति से हमें मिलती हैं, जैसे वन, पेड़ पौधे, लकड़ियाँ और क्या बोलते हैं उसको, जल। और संसाधन विवेकपूर्ण प्रयोग, प्रबंधन की संसाधन का विवेकपूर्ण प्रयोग को ही हम लोग उसका प्रबंधन कहते हैं। और ये प्रबंधन जरूरी क्यों है? तो संसाधनों का प्रबंधन इसलिए जरूरी है कि उसका अति दोहन ना हो, मायने कि इसका ज़्यादा वेस्टेज ना हो। हम लोग ज़रूरत के अनुसार उसका खर्च करें, जिससे कि वो भविष्य के लिए कुछ बच भी सके। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि जंगल कम हो गए हैं, या फिर ज़्यादा गहराई से पानी आ रहा है। तो पानी गहराई से आने का रीज़न क्या है? पानी गहराई से आने का रीज़न ये है कि जो वाहित जल हमारा होता है, जल कई प्रकार के होते हैं, तो जो हमारा वाहित जल है उसमें कमी। तो जल कई लोगों से आप लोगों ने सुना होगा कि जब देखो ना, मैं कल जो लगा रहा था तो हैंडपम्प से मेरे 200 फीट या 300 फीट के अंदर से ही पानी आना शुरू हुआ, ऊपर तो पानी ही नहीं था, या फिर कचरा वाला पानी था। तो ये पानी तो होता है वहाँ, लेकिन पानी जो है वो गंदा हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है क्या? संसाधनों का प्रबंधन। चलिए आज हम इसी के साथ बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है? विश्व में कितने प्रतिशत जल है? विश्व में कितने भाग में जल पाया जाता है? तो विश्व के 70% भाग में जो है वो जल पाया जाता है। और इसी के लिए कहा जाता है कि पृथ्वी का 90% 70% हिस्सा भी जो है वो क्या है? जल ही है, जिससे कि हम पृथ्वी जो है नीली दिखाई देती है। ऑप्शन नंबर सी। अगला हमारा सवाल क्या है? अगला सवाल हमारा है, निम्नलिखित संसाधनों में से किन्हें संपोषित रूप से उपयोग करने की आवश्यकता है? यह हमारा संपोषित रूप से उपयोग। संपोषित रूप को हम लोगों ने अभी बताया आपको कि संपोषित रूप या प्रबंधन, प्रबंधन को कहते हैं हम लोग विवेकपूर्ण वैसा प्रयोग जिससे कि इसका कुछ भाग बचा रहे और उसका वेस्टेज कम हो। तो इसका हमारा ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। विवेकपूर्ण प्रयोग किसका जरूरी है? कोयला, पेट्रोलियम, वन, तीनों का, क्योंकि इनका लगातार ह्रास हो रहा है पृथ्वी से। ऑप्शन नंबर डी सही होगा बच्चा, आप लोग इसे लगा लीजिएगा। और क्वेश्चन में जो भी दे एग्जाम में हम लोग हड़बड़ा के नहीं लगाएंगे, आराम से पेशेंस रखेंगे। अगला सवाल हमारा क्या है? अगला सवाल हमारा है, निम्न में सबसे ऊंचा बांध कौन है? निम्न में सबसे ऊंचा जो है बांध कौन सा है? टिहरी बांध होगा, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। टिहरी बांध हमारा उत्तराखंड में स्थित है, जिसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा है। और यहीं अगर हमसे पूछता सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो हम लोग क्या लगाते? भाखड़ा नांगल बांध। अगर हमारा पहला ऑप्शन पूछता है कि हमारा जो है क्या है सबसे बड़ा बांध है, तो वो भाखड़ा नांगल बांध होता है। लेकिन हमसे पूछा है ऊंचा बांध, तो ऊंचा बांध हम लोग किसको लगाएंगे? टिहरी बांध को। अगला सवाल हमारा है, अगला सवाल हमारा रहा चौथा नंबर। इसका क्या है? गंगा नदी की लंबाई। तो गंगा नदी की लंबाई बच्चों लगभग 2500 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं ये क्या कहता है। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? अभी हमने आपको बताया कि ये जो है ये सबसे ऊंचा बांध है, जिसका क्या है, जो कि निर्मित है किस देश में? उत्तराखंड में। इंडिया के जो उत्तराखंड है उसमें ये स्थित है। इसका ऑप्शन होगा टिहरी बांध उत्तराखंड में स्थित है। अगला सवाल हमारा क्या कहता है? अगला सवाल है, चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? हम लोगों ने कल के सेशन में आप लोग को पढ़ाया कि जो चिपको आंदोलन है वो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में 1970 ईस्वी में किया गया था। इसका मेन मोटो क्या था? चिपको आंदोलन का मेन मोटो था पेड़ों को बचाना, पेड़ों के अति दोहन से पृथ्वी की रक्षा करना। तो जो ये चिपको आंदोलन किया गया था वो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में 1970 में किया गया था। इसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, जिससे कि पेड़ों को
ह्रास को काफ़ी हद तक बचाया भी जा सका था। अगला सवाल हमारा है, उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है? यहाँ पूछ रहा है उभयलिंगी जंतु जो है वो कौन नहीं है। तो इसमें होगा मछली, ऑप्शन नंबर डी। उभयलिंगी किसे कहते हैं? जिसमें नर और मादा दोनों ही होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उभयलिंगी जंतु कहते हैं। केचुआ, कृमि और हाइड्रा जो है वो उभयलिंगी होते हैं, नर और मादा अलग अलग नहीं होते। तो मछली हमारा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? ये भी हम लोगों ने कल पढ़ा। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। ये होगा आपका चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। ये जो है रॉबर्ट डार्विन का जो है, डार्विन का पूरा नाम है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। तो अगर हम लोग को ऑप्शन में ये पूरा नाम दे तो भी हमें घबराना नहीं है, क्योंकि ये डार्विन का ही पूरा नाम है। ऑप्शन नंबर सी। बहुत सही बच्चा लोग, आप लोग ऐसे मन लगा के पढ़ाई कीजिए, स्कोर करने से आपको कोई हरा नहीं सकता है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा कहता है, हिमाचल प्रदेश में स्थानीय सिंचाई की व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? हिमाचल प्रदेश में जो है स्थानीय सिंचाई की व्यवस्था को कुल्ल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल हमारा है, प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण अजैविक संसाधन निम्न में कौन है? जो है अजैविक संसाधन कौन है जिसका मतलब जो पुनः निर्माण किसके द्वारा? मनुष्यों द्वारा ना हो सके। तो कौन सा है? जल। ऑप्शन नंबर ए। जल जो है ये अजैविक संसाधन है, सबसे महत्वपूर्ण। जल क्या है? हम लोग पढ़े हैं जल ही जीवन है, सेव लाइफ एंड सेव वाटर। तो अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा कहता है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? जो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं उन्हें हम लोग नन क्षेत्र के अंतर्गत लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारा क्या है बच्चों? जैव निम्नीकरण अपशिष्ट निम्न में से कौन है? जैव निम्नीकरण अपशिष्ट किसे कहते हैं? जिसमें वैसे अपशिष्ट जो प्रकृति द्वारा स्वयं ही अवशोषित कर लिए जाते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? जैव निम्नीकरण अपशिष्ट। तो इसका हमारा होगा मलमूत्र, वाहित मल, पेड़ पौधे के शरीर। ये तीनों क्या होते हैं? प्रकृति द्वारा खुद ही अवशिष्ट यानी कि अपघटित कर लिए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी। इनमें सभी तीनों जो है ये जैव निम्नीकरणीय है। अगला सवाल हमारा है, अब आया हमारा जैव अनिम्नीकरणीय, जो पेड़ जो क्या है प्राकृतिक द्वारा निम्नीकृत न किए जा सकते या अपघटित न किए जा सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं? जैव अनिम्नीकरणीय। ये जो आप लोग जो वीडियो को ध्यान देंगे तो आप लोग को इसमें 2-2 नंबर का क्वेश्चंस भी पूछ सकता है, जैव निम्नीकरणीय और अनिम्नीकरणीय का। तो आप लोग जो ध्यान देके थोड़ा पढ़ेंगे तो आपका ये लघु उत्तरीय भी निकल जाएगा। तो इसका हमारा क्या है? जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ कौन कौन सा है? सीसा, आर्सेनिक, रेडियोधर्मी पदार्थ, तीनों जो है जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला सवाल हमारा क्या कहता है, कोलीफॉर्म। कोलीफॉर्म क्या है? ये एक जीवाणु है। कोलीफॉर्म में क्या है? जीवाणु है। कोलीफॉर्म मनुष्य के शरीर में कहाँ पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन होगा ए। आंसर होगा उसका ऑप्शन नंबर ए, मनुष्य के हाथ में कोलीफॉर्म पाया जाता है जो कि एक जीवाणु है। अगला सवाल हमारा क्या है, जल दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। 23 मार्च को है जो जल दिवस मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको ध्यान दीजिएगा, आगे आपके बहुत काम आने वाला है। ये जो है मैट्रिक हम लोग को सफलता की एक सीढ़ी है, इसे हम लोगों ने अगर जो खोल लिया ये दरवाज़ा तो आगे के दरवाजे आसान हो सकते हैं। इसलिए हम लोग जब हमारे नंबर ही नहीं रहेंगे तो अच्छे कॉलेज नहीं मिलेंगे, अच्छे कॉलेज नहीं मिलेंगे तो हमारी पढ़ाई बढ़िया से नहीं चलेगी। तो ये आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग इसको क्या करना चाहते हैं। बढ़िया से पढ़ के अगला भविष्य सुधारना चाहते हैं कि अभी थोड़ा सा मेहनत से डर के या फिर थोड़ा सा आराम करके जो है आगे आपको आराम ही आराम है, क्योंकि जब एडमिशन ही नहीं हुआ पढ़ेंगे ही नहीं, नंबर नहीं आएंगे तो कोई कॉलेज आपको लेगा ही नहीं। आज दुनिया में क्या है, नंबर की भी होड़ है, ज्ञान का भी, दोनों आपको लेके चलना है, मेंटेन करना आपके हाथ में है। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 10 दिन अगर जो आप लोग जग गए तो आगे के रास्ते जो हैं
आसान तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ कुछ हद तक आसान हो सकते हैं, क्योंकि आगे कठिनाइयाँ बढ़ती जाती हैं। जितनी मेहनत होगी, जितनी लगन होगी, उतना ही सफलता आपकी कदम चूमेगी। चलिए अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारा है, निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो इसका ऑप्शन हमारा होगा जीवधारी। ऑप्शन नंबर डी, जीवधारी जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है। अगला सवाल हमारा है, भारत सरकार ने बाघ संरक्षण योजना कब प्रारंभ की थी? 1970 ईस्वी में बाघ संरक्षण परियोजना भारत सरकार ने प्रारंभ की थी। अगला सवाल हमारा है, निम्न में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? भूमिगत जल क्या होता है? भूमिगत जल जो होता है वो जो मिट्टी के लेयर के अंदर का जल होता है, वो शुद्ध पानी होता है। तो भूमिगत जल का उदाहरण हमारा हुआ कुआं। कुआं जो है धरती के अंदर से पानी जो आता है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा बी। ऑप्शन नंबर बी, भूमिगत जल का उदाहरण कुआं है। अगला सवाल हमारा क्या कहता है, यूरो का संबंध किस चीज से? यूरो नहीं, यूरो सेकेंड का संबंध वायु प्रदूषण से है। ऑप्शन नंबर ए। चलते बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा है, कोलीफॉर्म क्या है? हमने अभी आपको बताया कोलीफॉर्म एक जीवाणु है जो कि कहाँ रहता है? मनुष्य के आंत में। अगला सवाल हमारा है, स्वच्छ जल का पीएच मान होता है? स्वच्छ जल जो कि अभी तो हम लोग को बहुत मुश्किल से मिल रहा है, लेकिन फिर भी स्वच्छ जल के बारे में पढ़ना तो पड़ेगा। स्वच्छ जल का पीएच मान 7 होता है। ये ऑप्शन आपको पूछता है, ये सवाल पूछना ही पूछना है आपको, ये भी आई रहता है, तो इसको आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं क्या है। अगला सवाल जो है हमारा वो है, पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस जो है हमारा 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया था। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। गंगा कार्य योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? सरकार के द्वारा जो गंगा कार्य परियोजना शुरू की गई थी वो किया गया था 1985 ईस्वी में। 1985 को गंगा कार्य परियोजना की शुरुआत हुई थी या इसकी नींव पड़ी थी। अगला सवाल हमारा है, चिपको आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? ये तो हमने आपको शुरू के ही क्वेश्चंस में बताया था कि चिपको आंदोलन जो है वो 1970 ईस्वी में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में जो है सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में आरंभ किया गया था, जो कि पेड़ों को कटने से या पेड़ों के अति दोहन से बचाने के लिए किया गया था, जिसमें जो है सारे जो पीढ़ी होते थे, युवा पीढ़ी बोलिए या फिर महिलाएं बच्चे जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया करते थे, पेड़ों की डालियों से चिपक कर उसे कटने से रोका करते थे। तो ये तीनों जो है एक साथ ही आप अगर याद करेंगे तो 2-3 नंबर का क्वेश्चन तो ऐसे ही निकाल लेगा आपका। ये बढ़ते हैं आपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा है, अगला सवाल है, निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? उभयलिंगी जंतु वही होता है जिसमें नर और मादा एक साथ पाए जाते हैं। तो इसमें क्या होगा, केंचुआ जो है एक उभयलिंगी जंतु है, बाकी सब नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल हमारा है, पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का प्रयोग किया जाता है। ध्यान से देखिएगा बच्चों, पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर या फिर R3 भी कह सकते हैं, उसका प्रयोग किया जाता है। वो कौन से हैं? तो ये आर हमारे कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। आर पहला है रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज। ये तीनों आर को R3 कहिए या फिर तीनों आर कहिए। ऑप्शन नंबर ए रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज को पर्यावरण बचाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अगला सवाल हमारा है, सरदार सरोवर बांध कहाँ निर्मित है? सरदार सरोवर बांध जो है ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी पर निर्मित किया गया है। अगला सवाल हमारा है, वनों के संरक्षण के लिए निम्न में से किन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता है? वनों का संरक्षण क्यों जरूरी है? एक तरह समझ ले तो पृथ्वी के संतुलन के लिए ही वनों का जो है कटना या फिर संरक्षण करना आवश्यक है। काटने से बचाने के लिए जो है बहुत से शुरू से ही चलाए जाते हैं आंदोलन, तो इसका क्यों जरूरी है आखिर?
पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से क्या होता है, वर्षा में कमी आता है, मिट्टी अपरदन, भूस्खलन, जल की कमी वगैरह वगैरह परेशानियों का सामना करना पड़ता है हमें। तो क्या हुआ, वनों के संरक्षण के लिए क्या मतलब नियंत्रित करने की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सभी पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, अतिचारण और खनन, तीनों को हम लोग को है रोकने की आवश्यकता है, तभी जाके वन संरक्षित हो पाएंगे। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा है, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं कहलाते हैं। अभी हमने बताया क्या आप लोग को कि जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं या फिर प्रकृति उन्हें स्वयं ही अपघटित कर ली जाती है कि प्रक्रमों द्वारा, उसे हम लोग जैव निम्नीकरण कहते हैं। और यही जो होगा, जो नहीं होते, अपघटित नहीं होते हैं, तो क्या होगा आपका, जो नहीं होते हैं तो उसका हम लोग का होगा अजैविक अजैव अनिम्नीकरणीय। तो इसका होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अभी हमको क्या पढ़ना है, जो अपघटित हो जाते हैं जैविक प्रक्रमों द्वारा। तो अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा है, साल वृक्षों के वन का लगभग 1272 हेक्टेयर क्षेत्र ग्रामीणों द्वारा बहुत बुरी तरह से निम्नीकृत होने से बचाया गया था, किस जगह पे। इसका ऑप्शन होगा ए, मिदनापुर में जो है साल वृक्षों का लगभग 1272 हेक्टेयर क्षेत्र बचाया गया था, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल हमारा है, जैव विविधता के विशिष्ट स्थल क्या कहलाते हैं। जो हॉटस्पॉट है जैव विविधता के, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो ये होगा हमारा जंगल, ऑप्शन नंबर ए। जंगल जो है जैव विविधता का हॉटस्पॉट कहिए या फिर स्थल कहिए, विशिष्ट स्थल कहिए। अगला सवाल हमारा है, अमृता देवी बिश्नोई का संबंध किस वृक्ष के संरक्षण से था। अमृता देवी बिश्नोई जो है उनका संबंध किसी वृक्ष के संरक्षण से था, वो था एक खेजड़ी का वृक्ष। खेजड़ी वृक्ष के संरक्षण के लिए अमृता देवी की बिश्नोई को जाना जाता है। आगे चलते हैं। आगे हमारा सवाल है, प्राकृतिक जल मार्ग पर जो डैम कंक्रीट अथवा छोटे कंकड़ से बनाए जाते हैं। यहाँ आप लोग को एक सवाल और है, डैम जो है कंक्रीट अथवा छोटे कंकड़ से बनाए जाते हैं, छोटे छोटे पत्थरों से, जो हम लोग गिट्टी कहते हैं, जो छोटे छोटे हम लोग के घरों में भी यूज होते हैं, छोटे छोटे पत्थरों से बनाए जाते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं चेक डैम। ऑप्शन नंबर बी होगा चेक डैम। इन्हें छोटे छोटे पत्थरों से इसलिए बनाया जाता है कि बीच में आयतन कम बचे और टूटने की संभावना कम हो। ऑप्शन नंबर हमारा बी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कोयला तथा पेट्रोलियम परंपरागत ईंधन है जो किसके परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुए हैं। कोयला किसके मतलब परिवर्तन से उत्पन्न होता है, ये होता है मृत प्राणियों के मृत शरीर, वनस्पतियों के मृत शरीर और सागरीय प्राणियों के मृत शरीरों से। इसका ऑप्शन होगा डी, ऑप्शन नंबर डी। ये मतलब किसी वर्ष पहले, कई वर्षों से, कई हजार वर्षों से जो पेड़ पौधे जो हैं वो गिर जाते हैं, मर जाते हैं। गिरने के, पेड़ कटने के बाद क्या होता है, वो मर ही तो जाता है। तो जब मिट्टी में वो दब जाते हैं तो उससे कोयले का या फिर पेट्रोलियम का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर डी, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल, और शायद ये लास्ट सवाल भी है, ये हमारा आज का अंतिम सवाल है। हमारा अंतिम सवाल क्या है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक संसाधन कौन है। प्राकृतिक संसाधन हम लोग किसे कहते हैं। अभी तो हम लोग ने पढ़ा प्रकृति में हम लोग को आसानी से जो उपलब्ध हो जाती हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता था, अभी तो फिलहाल कॉस्ट देना पड़ता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन क्या क्या है, मृदा जल वायु वन। तो इसमें हम लोग का ऑप्शन दिया है मृदा जल वन, ये सभी हमारा जो है प्राकृतिक संसाधन है, ऑप्शन नंबर डी। तो इसी के साथ आज का हमारा सेशन जो है वो समाप्त होता है। बने रहिए अगले वीडियो के साथ भी, और हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। और कमेंट बॉक्स में जो क्वेश्चन आपको डाउटफुल लगे वो आप मेंशन कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, हम लोग भी मोटिवेट होंगे और हमारे अंदर काफ़ी तरह के सुधार आने के चांसेस हैं। जब आप बताएंगे ही नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। एग्ज़ाम टाइम में सभी दोस्त भी होते हैं और दुश्मन भी होते हैं, तो प्लीज़ आप लोग वो पारखी नज़र अपने तक ही रखें। हम लोग उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। हम लोग ये बस, हमारा काम है आप लोग को क्वेश्चन बताना। क्वेश्चन देखिए और ध्यान दीजिए। एग्ज़ाम में जो है बहुत ऐसा गलतियां हैं जो बच्चे कर बैठते हैं, जैसे कि एग्ज़ाम में जाते पहले लेके कॉपी करना। पहले हम लोग लेके कॉपी नहीं करते हैं, पहले उसको पहले फिल करेंगे और फिल करने के बाद कॉपी करना शुरू करेंगे। हम लोग को क्या करता है,
ये जो ऑप्शनल क्वेश्चन के लिए एमसीक्यू के लिए अलग से पेपर आता है। तो पहले हम लोग एमसीक्यू करने के बाद पहले तो एक साथ मिला करता था। अब हम लोग को क्या मिलता है कि एक कॉपी मिलने के 10 या 15 मिनट शायद इंटरवल रहता है, तब सेकेंड कॉपी मिलती है। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे, एक एक क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ेंगे, नहीं तो कहीं कुछ छूट ना जाए। तो आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। जय हिंद।